हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में जो आज आपका पेपर होना है योगा एजुकेशन का। इसके 500 एमसीक्यूज तो हम आपको नहीं दे पाए ड्यू टू हेल्थ इशू एंड टाइम इशू की वजह से, लेकिन फिर भी 200 एमसीक्यूज का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही चुनिंदा चुने हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आइए, समय है नहीं, फटाफट तैयार करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कहता है, सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? सूर्य नमस्कार दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। सूर्य नमस्कार दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। आसन करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? आसन करने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम, ये दोनों ही समय ठीक होते हैं आसन करने के लिए। 21 जून 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? अब तो यहाँ पे हो गया मनाया गया था, ठीक है। तो हमारा जो 21 जून 2023 निकला है, इसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो यह आपका कौन सा मनाया गया था? 9वां मनाया गया था, है ना। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने 21 जून 2023 को मनाया। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था? जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, यह विश्व के 84 देशों में मनाया गया था। 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? जब आप 2 बार भोजन कर रहे हैं तो एक बार भोजन करने के बाद दूसरा भोजन आप 6 घंटे की बात करें, यानी कि 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। ओके। क्वेश्चन कहता है, आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक योग की शुरुआत सन 1893 में हुई थी। आधुनिक योग की शुरुआत 1893 में हुई थी। योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, यौगिक एनिया के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? जो बस्ती क्रिया है, इसको यौगिक एनिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इज, योग से किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? योग से हम मानसिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, अपनी गुप्त शक्तियों का विकास कर सकते हैं, शारीरिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। ये सभी हम योग के माध्यम से कर सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कब मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में 21 जून 2015 को मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत है वह हमारे अपने देश भारत से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह आपका 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा के लिए एक रूपरेखा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने कब प्रस्तुत की थी? सन 1944 में। कब प्रस्तुत की थी? 1944 में। ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, विद्यालय में नाड़ी शुद्धि के कितने चक्र करवाए जाने चाहिए? विद्यालय में नाड़ी शुद्धि के लगभग 9 चक्र करवाए जाने चाहिए। विद्यालय में कपालभाति के स्ट्रोक्स की जो आवृत्ति है वह कितनी होनी चाहिए? तो विद्यालय में कपालभाति के स्ट्रोक्स की आवृत्ति 60 स्ट्रोक्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 60 स्ट्रोक्स होना चाहिए। पद्मासन में जो शब्द हमारा पद्म है, इसका क्या अर्थ होता है? पद्मासन में पद्म शब्द का अर्थ होता है कमल। क्या होता है? कमल। पद्मासन में पद्म का मतलब होता है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार पद्धति में किसका वर्णन किया जाता है? सूर्य नमस्कार पद्धति में स्थान, काल, परिधान, आयु संबंधी नियम, इन सभी का वर्णन किया जाता है सूर्य नमस्कार पद्धति में। मधुमेह के बचाव और नियंत्रण में कौन सा आसन लाभकारी होता है? मधुमेह के बचाव और नियंत्रण में जो भुजंगासन है यह लाभकारी होता है। मधुमेह के बचाव और नियंत्रण में भुजंगासन लाभकारी होता है। त्रिकोणासन करने से क्या मजबूत होता है? त्रिकोणासन करने से गर्दन और पीठ मजबूत होती है। त्रिकोणासन करने से गर्दन और पीठ मजबूत होती है। हस्तासन कितने समय तक करना चाहिए?
हस्तासन 30 सेकंड से 2 मिनट तक करना चाहिए। हस्तासन जो है वह 30 सेकंड से 2 मिनट तक करना चाहिए। किस प्रकार के आसन मन को शांत करने के लिए अथवा एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं? जो ध्यानात्मक आसन होते हैं ये मन को शांत करने के लिए तथा एकाग्रता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ध्यानात्मक आसन जिसमें व्यक्ति ध्यान लगाता है। किसके अनुसार आरामदायक मुद्रा में दीर्घ अवधि तक बैठने को आसन कहते हैं? तो ऐसा ब्रह्मा उपनिषद के अनुसार आरामदायक मुद्रा में एक लंबे समय तक बैठने को आसन कहते हैं। ब्रह्मा उपनिषद के अनुसार ऐसा कहा गया है। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ जो है वह कफ संबंधी विकारों को दूर करना है। क्या है? कफ संबंधी विकारों को दूर करना है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या क्या है? लिसन अगेन। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार प्रमुख मुद्राओं की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। गुदा सहित अंडकोशों को दृढ़ता से ऊपर की ओर खींचने की क्रिया मूल बंध कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल बंध कहलाती है। मस्तिष्क को तेजमय बनाने वाली क्रिया कपालभाति है। मस्तिष्क को तेजमय बनाने वाली क्रिया कपालभाति है। एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया त्राटक क्रिया कहलाती है। किसी वस्तु पर जब हम पूरा ध्यान लगाते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की यह जो क्रिया है वह त्राटक क्रिया कहलाती है। धागे का उपयोग किया जाता है सूत्र नीति में। धागे का उपयोग सूत्र नीति में किया जाता है। किसमें? सूत्र नीति में धागे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इज अष्टांग योग में प्रत्याहार का क्या अर्थ है? अष्टांग योग में प्रत्याहार का अर्थ है साधक की इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। साधक का इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। अष्टांग योग में आसन का क्या अर्थ है? अष्टांग योग में आसन का अर्थ है साधक के बैठने की उचित मुद्रा। साधक के बैठने की उचित मुद्रा। प्राणिधान का अर्थ क्या है? प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखना। प्राणिधान का अर्थ क्या है? ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखना। अस्तेय का अर्थ है पराई वस्तु को उनकी अनुमति के बिना न लेना। अस्तेय का अर्थ है पराई वस्तु को उनकी अनुमति के बिना न लेना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह 5 नियम किसके अंतर्गत आते हैं? यह 5 नियम आपके यम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? यम के अंतर्गत। अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या 3 है। अष्टांग योग में अंतरंग साधनों की संख्या कितनी है? 3 है। अष्टांग योग की जो अंतिम क्रिया है वह समाधि है। अष्टांग योग की अंतिम क्रिया समाधि है। अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान 5वां है। अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान 5वां है। प्राणवायु को धीरे धीरे से छोड़ने को रेचक कहते हैं। प्राणवायु को धीरे धीरे से छोड़ने को रेचक कहते हैं। प्राणायाम का प्रथम पद पूरक होता है। प्राणायाम का प्रथम पद पूरक होता है। देखिए ये आपका अष्टांग योग, यहाँ पे देखिए अष्टांग योग को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसी को नंबर वाइज पूछ लेता है ना। जैसे यहाँ पे अभी पूछा आपसे, जैसे अष्टांग योग में प्रत्याहार का स्थान कौन सा है ना, और यहाँ पे जैसे अंतिम क्रिया कौन सी है, और इसी तरीके से नंबर पूछ लेता है कि इसका स्थान कौन सा है, उसका स्थान कौन सा है। तो ये अगर आप याद रख लेंगे तो बेहतर होगा। प्रत्याहार का स्थान कौन सा है? 1 2 3 4 5वां स्थान है प्रत्याहार। ध्यान का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। और अंतिम अष्टांग योग का अंतिम भाग क्या है? समाधि है ना। तीसरा भाग आसन, दूसरा नियम, ठीक है, चौथा प्राणायाम। इस तरीके से ये इनके 8 भाग हैं अष्टांग योग के। ओके, बात क्लियर होती है।
योग की प्रथम शिक्षा किसे दी गई? योग की प्रथम शिक्षा ऐसा माना जाता है कि यह माता पार्वती को दी गई। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? योग की जो उत्पत्ति है वह शिव से हुई। कहाँ? शिव से हुई। योग की उत्पत्ति शिव से हुई। अष्टांग योग की तृतीय सीढ़ी आसन है। अष्टांग योग की तृतीय सीढ़ी आसन है। अष्टांग योग की तृतीय सीढ़ी आसन है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अष्टांग योग प्रारंभ किया जाता है यह यम से। अष्टांग योग भाई पहला तो यम नियम है ना, उसके बाद आते हैं ना, पहला यम आता है। हठ योग के आदिवक्ता किसे माना जाता है? हठ योग के आदिवक्ता शिव को माना जाता है। किसको माना जाता है? शिव को। आयुर्वेद में वायु को किसकी संज्ञा दी गई है? आयुर्वेद में वायु को प्राण की संज्ञा दी गई है। किसकी? प्राण की। हठ विद्या परम योग्या योगिना सिद्ध्याम श्लोक किस ग्रंथ में है? तो यह जो श्लोक है वह हठ प्रदीपिका में है। हठ विद्या परम योग्या योगिना सिद्ध्याम श्लोक जो है वह हठ प्रदीपिका में है। घिरण्य संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या कितनी है? 25। घिरण्य संहिता में वर्णित मुद्राओं की संख्या 25। हठ प्रदीपिका में सर्वप्रथम किस अंग का उल्लेख किया जाता है? हठ प्रदीपिका में सर्वप्रथम जो हमारा आसन है उसका उल्लेख किया जाता है। किसका? आसन का। हठ प्रदीपिकाओं में अध्यायों की संख्या कितनी है? 5। हठ प्रदीपिका में अध्यायों की संख्या कितनी है? 5। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। योग सूत्र के किस अध्याय में विशेष रूप से समाधि का वर्णन किया गया है? तो इसमें प्रथम। ठीक है, योग सूत्र के किस अध्याय में? योग सूत्र के प्रथम अध्याय में विशेष रूप से समाधि का वर्णन किया गया है। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में आपके 4 अध्याय हैं। योगा कर्मसु कौशलम श्लोक किस ग्रंथ में है? तो यह जो श्लोक है वो हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म कितने प्रकार के बताए हैं? गीता में श्री कृष्ण ने कर्म 3 प्रकार के बताए हैं। कर्ता, करण तथा क्रिया। कर्ता, करण तथा क्रिया। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षकत्व कहलाती है। मुमुक्षकत्व कहलाती है। मुमुक्षकत्व जो है यह मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा है। ज्ञान मार्ग द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है। ज्ञान मार्ग द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है। योग के आदिवक्ता कौन है? योग के जो आदिवक्ता हैं वह आपके कौन हो जाएंगे? हिरण्यगर्भ हो जाएंगे। ठीक है, अभी ऊपर जो हमें क्वेश्चन मिला था उसमें पूछ रहा था हठ योग के अधिवक्ता कौन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा आसन अनिद्रा रोग में नहीं करना चाहिए। पद्मासन जो है यह अनिद्रा रोग में नहीं करना चाहिए। हृदय संबंधी रोगों में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। तो हृदय संबंधी रोगों में चक्रासन नहीं करना चाहिए। कौन सा नहीं करना चाहिए? चक्रासन नहीं करना चाहिए। नेति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। नेति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार में आपका जल नेति और सूत्र नेति आता है। जल नेति और सूत्र नेति आता है। नासिका मार्गों की सफाई की षटकर्म प्रक्रिया क्या है। नासिका मार्गों की सफाई की षटकर्म प्रक्रिया आपकी नेति है। क्या हो जाएगी? नेति। आयाम शब्द का क्या अर्थ है। आयाम शब्द का अर्थ नियमन है। आयाम शब्द का अर्थ नियमन है। हलासन से होने वाला लाभ क्या है। पेट संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। हलासन से पेट संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य भेदी प्राणायाम किस प्रकृति का प्राणायाम है। सूर्य भेदी प्राणायाम गर्म प्रकृति का प्राणायाम है। कैसा? गर्म प्रकृति का। भ्रामरी प्राणायाम को किया जाता है एकाग्रता के लिए। भ्रामरी प्राणायाम को एकाग्रता के लिए किया जाता है। पेट की चर्बी को कम करने वाला आसन। पेट की चर्बी को कम करने वाला आसन आपका भुजंगासन है। पेट की चर्बी को कम करने वाला आसन भुजंगासन है। डायबिटीज़ में लाभदायक है। प्रथम मंडूक आसन डायबिटीज़ में लाभदायक होता है। प्रथम मंडूक आसन डायबिटीज़ में लाभदायक होता है। ताड़ासन का एक महत्वपूर्ण लाभ है, इससे लंबाई में वृद्धि होती है।
ताड़ासन का जो महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इससे लंबाई में वृद्धि होती है। एंड भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन कौन सा है? भोजन के पश्चात किया जाने वाला जो आसन है वह आपका वज्रासन है। कौन सा है? वज्रासन। अग्निसार आसन किया जाता है पाचन तंत्र की बीमारियों में। अग्निसार आसन किया जाता है पाचन तंत्र की बीमारियों में। सर्दी जुकाम होने पर निम्न में से किस आसन को करना चाहिए? सर्दी जुकाम होने पर सिंहासन करना चाहिए। कौन सा आसन है? सिंहासन आसन है, जिसको सर्दी जुकाम होने पर करना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत किसने की है? बुद्ध ने की है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत किसने की है? बुद्ध ने की है। स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे? स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु माधव दास थे। कौन थे? माधव दास। पतंजलि अष्टांग योग में 7वां जो अवयव है वह आपका ध्यान है, और लास्ट में आपका समाधि आ जाता है ना? समाधि आखिरी है, 7 नंबर पे ध्यान है। भगवत गीता के व्याख्याकारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है? भगवत गीता के व्याख्याकारों ने 3 प्रकार के योग पर बल दिया है। कितने? 3 प्रकार के। सूक्ष्म ध्यान में किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? सूक्ष्म ध्यान में शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। सूक्ष्म ध्यान में शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। किस मुद्रा के अभ्यास के निरंतर 6 माह तक करने से साधक सिद्ध हो जाता है? जालांधर जो मुद्रा है इसको निरंतर 6 माह तक करने से साधक सिद्ध हो जाता है। रजस गुण किसका प्रतीक है? ऐसा बताया गया है रजस गुण अंधकार का प्रतीक है। योग सूत्र में योगी को किससे बचने का उपदेश दिया जाता है? योग सूत्र में योगी को लौकिक लालचों से जो है बचने का उपदेश दिया जाता है। किससे? लौकिक लालचों से बचने का उपदेश दिया जाता है। योग सूत्र के अनुसार सत्य का फल क्या है? योग सूत्रों के अनुसार सत्य का फल क्या है? क्रियाफल की प्राप्ति। क्रियाफल की प्राप्ति, यह योग सूत्रों के अनुसार सत्य का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं? सिद्धियां तप और समाधि इन दोनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। पतंजलि योग के सूत्र के अनुसार सिद्धियां तप और समाधि दोनों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था? हठ योग प्रदीपिका का संकलन स्वात्मा राम ने किया था। हठ योग प्रदीपिका का संकलन स्वात्मा राम ने किया था। दीक्षा संस्कार मनुष्य को पाश बंधन से मुक्त करता है। दीक्षा संस्कार मनुष्य को पाश बंधन से मुक्त करता है। शिव पुराण के अनुसार योग दीक्षा संस्कार के जो प्रकार हैं वह आपके 3 हैं। योग के अनुसार किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। योग के अनुसार किसी वस्तु के मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। महर्षि व्यास ने चित्त की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? महर्षि व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है कि योग वह पूरा तंत्र पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है? ऐसा योगी रामचरक कहते हैं। ऐसा योगी रामचरक कहते हैं। किसमें कहा गया है कि चित्तवृत्तियों को पूर्णतः रोक देना योग कहलाता है? ऐसा पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है। किसमें कहा गया है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चित हो जाना ही योग है? ऐसा योग शास्त्र में कहा गया है। किसमें कहा गया है? ऐसा योग शास्त्र में कहा गया है। किसने कहा आत्म संस्कार का एकमात्र योग है? आत्म संस्कार का एकमात्र योग है, ऐसा किसने कहा है? संपूर्णानंद ने कहा है। संपूर्णानंद ने कहा है। योग के इष्ट का स्मरण क्या कहलाता है? भक्ति योग। योग के इष्ट का स्मरण भक्ति योग कहलाता है। निम्न में से कौन सा योग बुद्धि गम्य योग है? कौन सा योग है? ज्ञान योग जो है यह आपका बुद्धि गम्य योग है। युजते अनेन इति योगः का अर्थ है जो संयुक्त करता हो। जो संयुक्त करता हो। युजिर योग का अर्थ होता है, क्या होता है? युजिर योग का अर्थ होता है योग या जोड़फल। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, युज समाधौ का अर्थ क्या होता है? समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। युज समाधौ का अर्थ होता है समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध है।
एंड योग शब्द किस धातु से बना है? योग शब्द हमारा युज धातु से बना है। योग शब्द युज धातु से बना है। औसत शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1220 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? शरीर में कोशिकाओं की संख्या लगभग में है 75 ट्रिलियन। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? पसीना श्वेत ग्रंथि से निकलता है। पसीना श्वेत ग्रंथि से निकलता है। यूरिया संश्लेषण किसके टूटने से होता है? यूरिया संश्लेषण अमीनो अम्ल के टूटने से होता है। किसके? अमीनो अम्ल के टूटने से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। मेडुला किस तंत्र का भाग है? मेडुला उत्सर्जन तंत्र का भाग है। मेडुला उत्सर्जन तंत्र का भाग है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। हमारे शरीर के रक्तचाप को प्रभावित करने वाली जो ग्रंथि है वह एड्रिनल ग्रंथि है। हमारे शरीर के रक्तचाप को प्रभावित करने वाली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है। लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन आपका एड्रीनेलिन जो हार्मोन है यह लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने से खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने से जो है खिलाड़ी के अंदर ग्लाइकोजीन की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लाइकोजीन की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? मनुष्य की वृद्धि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पर निर्भर करती है। मनुष्य की वृद्धि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पर निर्भर करती है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर होने का कारण शरीर में कैल्शियम की कमी है। वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर होने का कारण शरीर में कैल्शियम की कमी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि आपके कान में पाई जाती है। मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। मांसपेशियों में बार बार संकुचन व प्रकुंचन से मांसपेशियों का आकार बढ़ता है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो यह आपकी सार्टोरियस है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। सांस द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। यहाँ पे आपको ये 20.90% भी लिखा हुआ ऑप्शन में मिल सकता है। कितना? 20.90%। क्वेश्चन है मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? मांसपेशियों की बीमारी को मायोपैथी कहते हैं। ठीक है, मायोपैथी कहते हैं। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य उत्तेजनशीलता होता है। उत्तेजनशीलता होता है। निम्न में से कौन ऊतक है? तो इसमें आपका जो रुधिर है वह ऊतक है। कौन ऊतक है? रुधिर। क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज का निर्माण किस अंग से होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण टॉन्सिल से होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण टॉन्सिल से होता है। कंडरा जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं। कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को
जेनेटिक्स का पितामह कहा जाता है? जेनेटिक्स का पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मानव शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर में पानी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है। फैट किससे बनता है? जो फैट है यह आपका किससे बनता है? फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपका फैट बनता है। क्वेश्चन इज किसने कहा स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति? ऐसा WHO के माध्यम से कहा गया है। WHO के माध्यम से कहा गया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? नियमित करना चाहिए। व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बना देता है। व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को क्रियाशील और स्वस्थ बना देता है। वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की होनी चाहिए। वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की होनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है दृढ़ मांसपेशियां, मजबूत मांसपेशियां अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। साफ व मुलायम त्वचा इशारा करती है अच्छे स्वास्थ्य की ओर। साफ व मुलायम त्वचा अच्छे स्वास्थ्य की ओर इशारा करती है। अच्छी भूख का तात्पर्य है व्यक्ति स्वस्थ है। यदि भूख अच्छी लग रही है मतलब व्यक्ति स्वस्थ है। स्वास्थ्य के आयाम क्या हैं? देखिए, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, ये सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं। किसने कहा है कि स्वास्थ्य वस्तु अवस्था न होकर मानसिक अवस्था है? ऐसा मेरी बेकर कहते हैं। ऐसा मेरी बेकर कहते हैं। चौगान खेल में सवारी की जाती थी। चौगान खेल में घोड़े की सवारी की जाती थी। चौगान खेल में घोड़े की सवारी की जाती थी। चौगान में एक घड़ी खेल के लिए जो समय दिया जाता था वह 24 मिनट था। कितना था? 24 मिनट था। रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात रोम में अंधकार युग का उदय हुआ। अंधकार युग का उदय हुआ। रोम में खेलों की व्यवस्था करने वाली संस्था का नाम सर्कस था। रोम में खेलों की व्यवस्था करने वाली संस्था का नाम सर्कस था। रोम में युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता था। किसको? मार्स को। रोम में युद्ध के देवता के नाम से किसको जाना जाता था? मार्स को जाना जाता था। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज पाइथियन खेल कहाँ मनाया जाता था? पाइथियन खेल आपका डेल्फी के मैदान में मनाया जाता था। डेल्फी के मैदान में। इस क्वेश्चन है कि इस थमियन खेल किस देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता था? तो यह समुद्र देवता के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए इस थमियन खेल मनाया जाता था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 145। पाइथियन खेल किस देवता को समर्पित करने के लिए मनाया जाता था? यह अपोलो देवता को समर्पित था। जो पाइथियन खेल था यह अपोलो देवता को समर्पित था। ओलंपिक खेल जो होता है वह हर 4 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों से पूर्व एथेंस वासी कैसा जीवन व्यतीत करते थे? ओलंपिक खेलों से पूर्व एथेंस वासी चरवाहों का जीवन व्यतीत करते थे। चरवाहों का जीवन व्यतीत करते थे। इलियड नामक महाकाव्य की रचना होमर ने की है। इलियड नामक महाकाव्य की रचना करने वाले होमर हैं। ओडेसी नामक महाकाव्य की रचना करने वाले भी होमर ही हैं। ओडेसी नामक महाकाव्य की रचना भी होमर ने ही की है। यूनानियों द्वारा प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था? 776 ईसा पूर्व किया गया था। किस देवता को प्रसन्न करने के लिए यूनानियों ने
ओलंपिक का आयोजन किया था? किस देवता को? जीएस देवता को प्रसन्न करने के लिए यूनानियों ने ओलंपिक का आयोजन किया था। योग शब्द किससे लिया गया है? योग शब्द संस्कृत से लिया गया है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। योग सूत्र किसके द्वारा संकलित किया गया था? योग सूत्र पतंजलि के द्वारा संकलित किया गया था। किसके द्वारा? योग सूत्र पतंजलि के द्वारा संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत आपका सोयाबीन है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। हाइपोथैलेमस किसके नियंत्रण से संबंधित है? जो हाइपोथैलेमस है यह ग्रंथियों के नियंत्रण से संबंधित है। हाइपोथैलेमस ग्रंथियों के नियंत्रण से संबंधित है। मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक संस्कृति है। मानव का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वह उसके संस्कृति पर निर्भर करती है। शारीरिक शिक्षा मूल्यों की चर्चा किन शीर्षकों पर की गई है? तो शारीरिक शिक्षा मूल्यों की चर्चा सहायक मूल्य, आर्थिक मूल्य और मानवीय मूल्य, इन सभी मूल्यों पर की गई है। ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पे वह राइट हो जाता है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्ति को शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होती है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा डी ओबरट्यूफर कहते हैं। ऐसा डी ओबरट्यूफर कहते हैं। बुक वॉल्टर ने शारीरिक शिक्षा के प्रयोजनों को उनके उद्देश्यों के साथ कितने स्तर के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने 4 स्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जे.बी. नैश के शारीरिक शिक्षा के विकासात्मक उद्देश्य कौन से हैं? तो जे.बी. नैश के शारीरिक शिक्षा के विकासात्मक उद्देश्य आपके जैविक विकास, तंत्रिका, पेशीय विकास, भावात्मक विकास, ये सभी जो हैं वो जे.बी. नैश के शारीरिक शिक्षा के विकासात्मक उद्देश्य हैं। ऑर्बर्ट्यूफर एवं उल्रिक ने उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है? इन्होंने उद्देश्यों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। वुड एवं कैसिडी के शारीरिक शिक्षा के कौन से उद्देश्य हैं? तो इनके जो हैं शारीरिक शिक्षा के सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पेशीय विकास, जैविक ऊर्जा, इन दोनों में सुधार करना, ये सभी आपके विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? इसमें आपकी अनुकूलन व्यायाम, कैलिस्थेनिक्स और जिम्नास्टिक, ये सभी प्रकार की गतिविधियां इसमें आपकी शामिल होती हैं। क्वेश्चन इज शारीरिक शिक्षा विषय में शैक्षणिक अनुशासन की कौन सी विशेषताएं हैं? तो यह इसमें आपका वैज्ञानिक आधार, विशिष्ट सीमाएं, मापन का सुग्राही उपकरण, ये सभी प्रकार की शारीरिक शिक्षा विषय में शैक्षणिक अनुशासन की विशेषताएं हैं। मानव शरीर आत्मा की अभिव्यक्ति का साधन है, अतः उपयुक्त रूप में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है। किसका कथन है? यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधा का स्टेटमेंट है। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में खेल और शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया था? वह आपका 2005। कौन सा था? 2005। स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। स्वास्थ्य का अर्थ है, क्या अर्थ है? शरीर रचना विज्ञानी के लिए, स्वास्थ्य का अर्थ शरीर रचना विज्ञानी के लिए, जैव रसायन शास्त्री के लिए तथा रोग विज्ञानी के लिए। कल हमने जो सब्जेक्टिव क्लास ले रहे थे उसमें सभी ने स्वास्थ्य को अपने अपने ढंग से उसको डिफाइन किया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। स्वास्थ्य संबंधी परिकल्पनाएं हैं। देखिए इसमें आपका पारिस्थितिकी संकल्पनाएं भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी मनोसामाजिक संकल्पनाएं भी हैं और मनोचिकित्सक के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी संकल्पनाएं हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाता है। स्वास्थ्य गुणवत्ता परक जीवन से संबंधित है, जो व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने में उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है। यह कथन किसका है? जे.एफ. विलियम्स का है। यह कथन जे.एफ. विलियम्स का है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के प्रमुख लक्षण क्या हैं? अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के प्रमुख लक्षण: व्यक्ति ओजपूर्ण तथा सतर्क बना रहता है, नींद अच्छी आती है,
पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है। ये सभी अच्छे लक्षण हैं अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के। मानसिक या बौद्धिक आयाम है, देखिए जो आंतरिक अंतर्द्वंद्वों से मुक्त हो, अपनी भावनाओं विशेषतम क्रोध ईर्ष्या भय आदि पर नियंत्रण रख पाता हो, जो दूसरे के भावों के प्रति संवेदनशील हो, ये सभी मानसिक या बौद्धिक आयाम के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? शारीरिक आवश्यकता हमारी उचित आहार की आवश्यकता है, स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता है, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता है, ये सभी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? देखिए प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता, आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, ये सभी हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। दिव्यांग बच्चों का कारण क्या होता है? बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं, आनुवंशिक समस्या हो सकती है, कुपोषण हो सकती है, गरीबी भी हो सकती है। दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? स्वस्थ जीवन सुरक्षा की आवश्यकता, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता, ये सभी दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं। मनुष्य के कंकाल तंत्र के क्या प्रकार हैं? मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है वो बाहरी और अंतः दो प्रकार का होता है, बाहरी भी होता है आंतरिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर में कंकालीय संरचनाओं की स्थिति के अनुसार अंतः कंकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसमें अंतः कंकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। श्लेष्म या चल संधियों के कौन से प्रकार हैं? तो श्लेष्म या चल संधियां जो हैं इसमें आपका गेंद एवं गतिका संधि, कोर या कब्जा संधि, संसर्पी या प्रसर संधि, ये सभी जो है श्लेष्म या चल संधियों के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। पाणिनि व्याकरण में योग का अर्थ क्या है? पाणिनि व्याकरण में योग का अर्थ है युज समाधौ अर्थात समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का विरोध, मुजिर योग यानी कि योग का जोड़फल, युज संयमने यानी कि नियमन या सामंजस्य, ये सभी पाणिनि व्याकरण में योग के अर्थ को दर्शाते हैं। योग के उद्देश्य क्या हैं? योग का उद्देश्य है योग स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है। योग योग व्यक्तिगत चेतनता और सार्वभौमिक चेतनता का एकाकार है। योग संपूर्ण मानवता के लिए एक अनुशासन है। ये सभी हमारे योग के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। कुशल चित्तैकाग्रता योगा किसका कथन है? यह बौद्ध धर्म का स्टेटमेंट है। किसका है? बौद्ध धर्म का कथन है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? योगा चित्तवृत्ति निरोधः, यह परिभाषा पतंजलि योग दर्शन के अनुसार दी गई है। योगा चित्त निरोधः। अष्टांग योग के कितने अंग हैं? अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। बहिरंग योग के अंतर्गत कितने अंग आते हैं? बहिरंग योग के अंतर्गत 5 अंग आते हैं। कितने अंग आते हैं? 5 अंग। अंतरंग योग के रूप हैं, देखिए धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि, ये सभी अंतरंग योग के रूप हैं। योग के प्रकार हैं, योग आपका राज योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सभी योग के प्रकार हैं। ये सभी योग के प्रकार हैं। योग का चिकित्सीय महत्व क्या है? गठियावात या ऑर्थराइटिस, पीठ दर्द, हृदय रोग, इन सभी में योग आपका काम आता है। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य क्या है? हृदय, फेफड़े एवं मस्तिष्क संबंधी समस्त रोग योग के माध्यम से दूर हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक विकसित हो जाती है योग के माध्यम से। स्थूल एवं सूक्ष्म देह के मनोविकारों का शमन हो जाता है योग के माध्यम से। ये सभी योग के लाभ हैं। ध्यानात्मक आसन कौन सा है? ध्यानात्मक आसन हमारा वज्रासन है। प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? देखिए प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत आसनों को स्थान दिया है। तृतीय सोपान के अंतर्गत स्थान दिया गया है। प्राणायाम के कितने पक्षों को उपयोग में प्राणायाम के कितने पक्षों को उपयोग में लाया जाता है? प्राणायाम के 4 पक्षों को उपयोग में लाया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की कितनी संभावनाएं हैं? तो इनकी 6 संभावनाएं हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की अभ्यास विधि क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम की अभ्यास विधि, सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। यह पूर्ण प्रक्रिया नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया 5 बार दोहरानी चाहिए। ये सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम की अभ्यास की विधि है।
उज्जाई प्राणायाम का क्या लाभ है? उज्जाई प्राणायाम से शरीर के ताप में वृद्धि होती है, जठराग्नि तीव्र हो जाती है। प्राणायाम उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए भी लाभप्रद है। ये सभी उज्जाई प्राणायाम के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 198 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम कितनी बार दोहराना चाहिए? तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है यह कम से कम 5 बार दोहराना चाहिए। शीतली प्राणायाम के क्या लाभ हैं? शीतली प्राणायाम का लाभ क्या है? कफ विकारों को ठीक करता है। प्राणायाम मांसपेशीय शिथिलीकरण और मानसिक शांति में लाभकारी है। रक्तचाप और उदर की अम्लता को कम करने में भी सहायता देता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जो हमारा दूसरा चैनल है एसपी सर क्लासेस उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शीतकारी प्राणायाम की अभ्यास विधि है। शीतकारी प्राणायाम की अभ्यास विधि, सांस को स्वतः ही आराम से रुकने दीजिए। इसके बाद दोनों नासा छिद्रों से सांस को बाहर छोड़िए। यह प्रक्रिया एक चक्र पूरा करती है। तो यहाँ पे ये सभी शीतकारी प्राणायाम की अभ्यास विधि हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर हमने ये 200 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, और हमें आशा विश्वास है कि जिस तरीके से तीनों पेपर हमारे द्वारा पढ़ाए गए और आपके द्वारा पढ़े गए मिले हैं, उसी तरीके से आज का भी पूरा पेपर वहीं से मिलेगा जितना कंटेंट हमने आपको दिया है, एंड आपने जहां से भी जितना जो कुछ पढ़ा है पूरा पेपर आपको वहीं से मिलेगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा रखिए, अपने अंदर एक विश्वास बना के रखिए, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, निडर होकर के आप जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।